Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our series of CDS through MCQs. In this particular series, we'll cover the entire syllabus of CDS through MCQs. बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए. अगर आप साथ साथ पढ़ भी रहे हो CDS के लिए तो भी MCQ प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज द ओनली वे यू विल एस योर एग्जाम इज थ्रू MCQ प्रैक्टिस. ठीक है, तो एक तो हम एमसीक्यू की डिस्कशंस करेंगे और एक एक टॉपिक को कवर करेंगे. सारे सिलेबस को एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यूज. प्लस साथ के साथ हमारी एक फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है जो संडे को हम हर वीक टेस्ट कंडक्ट करते हैं. इट्स एन ओपन टेस्ट, इट्स फ्री फॉर ऑल. ऑल यू हैव टू डू इज रजिस्टर ऑन आवर वेबसाइट और गिव अस अ कॉल. ठीक है, आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए. ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज आई कुडंट एम्फसाइज मोर ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस. एक तो ये जो एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही है हमारी, जिसमें हम हर टॉपिक कवर करें एमसीक्यू से, वो आपने देखना है. और टेस्ट जरूर देने हैं जो एवरी संडे होते हैं. ठीक है, क्लियर? चलो फिर, अब आप जैसे जानते हो कि जो हमारे एमसीक्यूज आ रहे हैं, जो भी हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है अभी, उसमें करंटली टॉपिक चल रहा है पॉलिटी का. राइट, तो ये पॉलिटी का टॉपिक अभी चल रहा है करंटली. क्लियर? और पॉलिटी में भी हम कई टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. फंडामेंटल राइट्स कवर कर चुके हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर चुके हैं, प्रेसिडेंट कर चुके हैं. आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे थ्रू 10 एमसीक्यूज वुड बी पार्लियामेंट का कुछ पोर्शन रह गया था, वो कवर करेंगे. देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी को कवर करेंगे हम आज के 10 एमसीक्यूज के थ्रू. ऑलराइट, चलो फिर बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा आर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा आर, ऑप्शन ए नॉमिनेटेड बाय द यूटी, option B indirectly elected by the members of an electoral college specially constituted for the purpose, C nominated by the president not represented in the house. Now UTs राज्यसभा में कैसे रिप्रेजेंट होती हैं? पहली बात तो यू नीड टू बी क्लियर कि जो राज्यसभा है इट इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स. तो जो राज्यसभा का मेन पर्पस है ना पार्लियामेंट में, वो है कि स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना. ठीक है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, उसे स्टेट्स के इंटरेस्ट को यूनियन लेवल पे रिप्रेजेंट करना है. इसीलिए ये सेकंड चेंबर बनाया गया था. वरना यूनियन लेवल पे लोकसभा इनफ थी, पर स्टेट्स के डिफरेंट रीजनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने राज्यसभा बनाई थी. नाउ राज्यसभा के मेंबर्स कहां से आते हैं? हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ना इनडायरेक्टली इलेक्ट करती है. तो हर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो एमएलएज होंगे वो इलेक्ट करेंगे, और जिसको वो इलेक्ट करेंगे वो राज्यसभा में चला जाएगा एज एन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पर वो राज्यसभा का होगा. अगेन, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, लोगों ने जो एमएलएज इलेक्ट करे हुए हैं वो इलेक्ट करते हैं. तो इनडायरेक्टली लोग ही कर रहे हैं, पर एमएलएस जो हैं हर डिफरेंट स्टेट्स के जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो इलेक्ट करते हैं. नाउ यूटी की रिप्रेजेंटेशन कैसी है राज्यसभा में? पहली बात तो सारी यूटीज रिप्रेजेंटेड नहीं है, सिर्फ 2 यूटीज रिप्रेजेंटेड हैं. एक तो है आपकी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली आपकी रिप्रेजेंटेड है, और दूसरी है पुडुचेरी. सिर्फ यही 2 यूटीज आपकी क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेड है राज्यसभा में. नाउ एनसीटी से और पुडुचेरी से एमपीज राज्यसभा में कैसे जाएंगे? वेल, उसके लिए एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज कंस्ट्रक्ट किया गया था फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. और वो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहां अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी जो विधानसभा है उसके जो एमएलए हैं वो इलेक्ट करेंगे दिल्ली से रिप्रेजेंटेटिव्स, और पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इलेक्ट करेगी पुडुचेरी से रिप्रेजेंटेटिव्स. बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं किसी की भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है. जितनी भी यूटीज है ना, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, ये सारी यूनियन टेरिटरीज आर एक्चुअली गवर्न्ड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. बस यही 2 हैं जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू इलेक्ट होकर राज्यसभा में एमपी जाते हैं. सो सिर्फ यही 2 लेजिस्लेटिव असेंबलीज या यही 2 टेरिटरीज यूटीज इलेक्ट हो रही हैं.
अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रही हैं राज्यसभा में। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है, यूटी की कोई गवर्नमेंट नॉमिनेट नहीं करती है, यूटी की गवर्नमेंट नॉमिनेट नहीं करती है। हां, 2 यूटीज की लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेचर नॉमिनेट इलेक्ट करते हैं, ये गलत है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस, ठीक है, ये क्लोजर ऑप्शन है, तो ये हो सकता है। नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, नहीं। नॉट रिप्रेजेंटेड इन द हाउस, नहीं, आप कह नहीं सकते क्योंकि 2 यूटीज तो रिप्रेजेंटेड है। तो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन इसमें बी आ रहा है, ठीक है। कई बारी क्या होता है, आप किसी भी ऑप्शन से सेटिस्फाइड नहीं होते, चारों ऑप्शन आपको थोड़ी सी गलत लग रही होती है, उनमें गलतियां लग रही होती हैं। उस सिनारियो में आपको एक ऑप्शन चूज करना है, तो उस केस में आपने क्या करना है, जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल ऑप्शन है ना, जैसे इस केस में चारों में आप गलतियां निकाल सकते हो, पर यह सबसे ज्यादा प्रोबेबल है बी, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर वुड बी बी। देन क्वेश्चन नंबर 2, the chairman of which of the following parliamentary committees is invariably from the members of the ruling party? बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, आपने करा ही हुआ है ना। उन पार्लियामेंट्री कमिटीज का चेयरमैन या तो रूलिंग पार्टी से होगा या ऑपोजिशन से होगा, तो इनमें से कौन सी कमिटी का जो चेयरमैन है वो रूलिंग पार्टी से ही होगा? वेल, ये ट्रिविया बेस्ड क्वेश्चन है, ये रट्टे वाला क्वेश्चन है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी खास नहीं है, मैं सीधा आंसर बता देता हूं। एस्टिमेट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी का जो चेयरमैन होगा वो रूलिंग पार्टी से ही होगा। बाकी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, पीएसी की ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, जनरली ऑपोजिशन से ही चेयरमैन बनते हैं। एंड कमिटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की भी जरूरत नहीं है कि रूलिंग पार्टी से ही हो। द करेक्ट आंसर इज सी। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statement is incorrect with respect to money bill? मनी बिल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहली बात आपको पता होना चाहिए, मनी बिल के बारे में एक्सप्लेनेशन दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 110 में, ठीक है। चलो, ऑप्शन ए इनकरेक्ट पूछा अगेन। अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटिंग टू imposition, abolition, remission, alteration और regulation of any tax। well, taxation से related जो भी proposal आएगा वो money bill ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये तो correct है। A money bill has provisions for the custody of consolidated fund of India और contingency fund of India, ये भी सही है। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को लेके अगर कोई प्रोविजन है वो भी मनी बिल में होगा। देन अ मनी बिल इज कंसर्न्ड विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ना, कंटिंजेंसी फंड भी, पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी अप्रोप्रिएशन अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रही है तो वो मनी बिल में आएगा, राइट, नॉट कंटिंजेंसी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये गलत हो सकता है। A money bill deals with the regulation of borrowing of money or giving of any guarantee by government of India, ये बिल्कुल सही है। Now, मैं आपसे पता क्या रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट फॉर योर रिविजन, आपने गूगल पे सर्च करके, नहीं तो अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ी है, नहीं तो आपके पास अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ऐप पढ़ी है, तो उसमें आर्टिकल 110 सर्च करना। मनी बिल की डेफिनेशन दी हुई है, 5-6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को जरूर पढ़ना। ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये भी पॉइंट होगा, ये भी पॉइंट होता अगर यहां पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया लिखा होता, राइट। सो दिस इज फॉल्स, आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी सी। Alright, question number 4. Consider the following statements. In the election for Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected. Okay. According to the provisions laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, the Speaker's post goes to the majority party and the Deputy Speaker's office goes to the opposition. Now, which of the above statement is are correct? एक एक करके देखते हैं। अगर इलेक्शन हो रहा है लोकसभा के लिए, लोकसभा के इलेक्शन को हम जनरल इलेक्शन भी कहते हैं, और जनरल इलेक्शन हो रहा है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हो रहा है, वहां पे डिफरेंट कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, जिस कैंडिडेट के सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं ना वो इलेक्ट हो जाता है, ठीक है, एमपी बन जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट को मिनिमम 50% वोट सिक्योर करने हो। मान लो 10 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और आप ऐसे मान लो कि 10 कैंडिडेट्स हैं और जो बाकी 9 कैंडिडेट्स हैं सबने 10% या 8% वोट्स पोल करे हैं, ठीक है ना। एग्जांपल से बताता हूं, लेट्स सपोज एक इलेक्शन हो रहा है चंडीगढ़ में, ठीक है, वहां पे 10 कैंडिडेट्स खड़े हैं, जितने भी 9 कैंडिडेट्स हैं
सबके मिला के 80% वोट पोल हुआ है, ठीक है, 99% वोट पोल हुआ, 88% वोट पोल हुआ है, ऐसे कुछ। और जो 10th कैंडिडेट है उसने 20% वोट सिक्योर करा है, तो उसके 20% वोट्स हैं पर उसके बाकी सबसे ज्यादा हैं, तो वो जीत जाएगा। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मिनिमम 50% वोट्स चाहिए, आपको बस पता है क्या जरूरी है, आपको बाकियों को बीट करना है, जितने भी और कैंडिडेट्स हैं सबको बीट करना है। आप 11% वोट से भी बीट कर सकते हो, 12% से भी कर सकते हो, ठीक है, 50% लाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो मेजॉरिटी पार्टी से होगा और डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन से। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। हां, ऐसा ही होता है, जो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी होती है उसी का स्पीकर होता है और ऑपोजिशन पार्टी से आप डेप्यूटी स्पीकर चूज करते हो, बट ये कन्वेंशन से होता है। ये कन्वेंशन बना ली थी सबने कि ऐसा कर लिया करेंगे, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, एज पर द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा है, पूरे हाउस ने स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट करना है, कहीं से भी करे, वो तो आपस की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है पार्टीज की। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स एंड द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 5, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू, के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, उस पे पार्लियामेंट कैसे चेक रखता है, कंट्रोल रखता है। एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ठीक है, ये इन तीनों के थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे चेक रखता है। एडजर्नमेंट मोशन में इनके किसी एक्टिविटी पे अटेंशन डालते हैं, देन क्वेश्चन आर में क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जीक्यूटिव से, वो क्या कर रहे हैं, चेक रख रहे हैं उन पे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में भी आप चेक रखते हो। तो ये तीनों डिवाइसेस हैं पार्लियामेंट के पास टू कीप अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो ये तीनों आंसर सही होंगे। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 6, जय हिंद एवरीवन। ये तो बस ट्रेलर था, मुझे बस आपको बताना था कि हम कैसे करवा रहे हैं ये एमसीक्यूज। अगर आपको सारे एमसीक्यूज, ये पूरा लेक्चर देखना है, तो आप जा सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है CBL डिफेंस सर्विसेज। CBL डिफेंस सर्विसेज पे आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो पूरा लेक्चर है ये आप वहां एक्सेस कर सकते हैं। और डिफेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितना भी कंटेंट आपको चाहिए वो हमारे इस YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा। सारा कंटेंट, एवरीथिंग शैल बी अवेलेबल ऑन दिस YouTube channel. So be sure to subscribe this YouTube channel because all the defense related content and defense related news and updates shall be uploaded on this particular YouTube channel. Thank you so much.